हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के जन्म के पश्चात ही शुरू हो जाती है। विकसित मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, केंद्रित की जाने वाली आंखें, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, हाथ एवं उंगलियों की संरचना आदि के कारण मनुष्य में ही सभ्यता एवं संस्कृति को निर्मित करने की क्षमता है। उसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पार्सन्स महोदय ने एक डेफिनेशन दी है जो इस प्रकार से है: बच्चा एक पत्थर के समान है जिसे सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है और जिस तालाब में रहकर वह अपना सामाजिकरण करता है तथा समाज का एक अंग बन जाता है। यहाँ पार्सन्स महोदय के कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब वह कुछ भी नहीं जानता है और उसे समाज में रहकर सब कुछ सीखना पड़ता है तथा जब सब कुछ सीख जाता है तो सामाजिक सदस्य के रूप में समाज उसे ग्रहण कर लेता है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण का सूत्र। व्यक्ति गुणा समाज बराबर सामाजिक व्यवहार, यानी कि व्यक्ति और समाज मिलकर सामाजिक व्यवहार उत्पन्न करते हैं और तब ही जो है सामाजिकरण निष्कर्ष रूप में निकलता है, यानी कि सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित अवधारणाएं। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? इसमें पहला पॉइंट है पुनर्सामाजिकरण, यानी कि रीसोशलाइजेशन। कभी कभी व्यक्ति के सम्मुख ऐसी नवीन सामाजिक एवं व्यवसायिक परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं कि उसे अपने से सीखे हुए उन्मुखीकरणों को भुलाकर नवीन उन्मुखीकरणों को सीखना पड़ता है। उन्मुखीकरण अर्थात ओरिएंटेशन को सीखने की व्यक्ति को विशेष आवश्यकता हो जाती है। इसी को समाजशास्त्र में पुनर्सामाजिकरण कहा जाता है। पुनर्सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व व्यवहार के प्रतिमानों को छोड़कर जीवन में नवीन व्यवहार प्रतिमान सीखने का प्रयास किया जाता है। स्कैफर एवं लाम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, के शब्दों में जीवन के संक्रमण के एक भाग के रूप में पुनर्सामाजिकरण का अभिप्राय पुराने व्यवहार प्रतिमानों को त्याग कर नवीन प्रतिमानों को स्वीकार करना। यह प्रक्रिया मानवीय जीवन चक्र में निरंतर होती रहती है। सामान्यतः पुनर्सामाजिकरण तब होता है जब व्यक्ति को सुधार गृह में सुधारने, मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति का उपचार करने तथा किसी कारण से बंद किए गए अपराधी को अच्छा नागरिक बनाने हेतु प्रेरित अथवा धर्म परिवर्तन द्वारा किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले को उसके पुराने धर्म की अपेक्षा नवीन धर्म की शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ सामाजिकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन। हैरी एम जॉनसन, ये जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, ये विद्वान हैं, जैसे विद्वान सामाजिकरण को बच्चों की सीख की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी कि जीवन पर्यंत, यानी कि पूरा जीवन हो जाता है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह किसी आयु विशेष पर समाप्त नहीं होती है। प्रौढ़ सामाजिकरण की अवधारणा यानी कि एडल्ट सोशलाइजेशन की अवधारणा सामाजिकरण के इसी गुण की द्योतक है। प्रौढ़ सामाजिकरण से अभिप्राय ऐसे परिवर्तनों से है जो किसी प्रौढ़ व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों एवं ज्ञान में होता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि प्रौढ़ व्यक्ति अन्य लोगों के संसर्ग में अपने धार्मिक या राजनीतिक विचारों में परिवर्तन कर लेते हैं। इसी को प्रौढ़ सामाजिकरण कहा जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म का है और उसका फ्रेंड है मुस्लिम धर्म का, जब एक दूसरे के घर जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं और उसी की शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कि नमस्कार सूचक वर्ड्स होते हैं या कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगते हैं।
तो यही पूर्ण सामाजिकरण कहा जाता है। विवाह उपरांत पति पत्नी के परस्पर संसर्ग से होने वाली परिवर्तन और माता पिता बनने के बाद स्त्री पुरुष में होने वाले नवीन अनुभवों के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, नौकरी मिलने के बाद सहकर्मियों के संपर्क के परिणाम स्वरूप वयस्कों की मनोवृत्ति में होने वाले परिवर्तन प्रौढ़ सामाजिकरण के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सामान्य सी बात है, जिसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक सामाजिकरण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तब होता है जब कोई बच्चा किसी विशिष्ट समाज एवं संस्कृति का सदस्य होने के नाते उसके अनुकूल मनोवृत्तियों, मूल्यों, जो वैल्यूज होती हैं एवं क्रियाओं को सीखता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली, स्कूल और जो फ्रेंड सर्कल है में सामाजिक संपर्कों को बनाए रखने तथा उसमें तालमेल की महत्ता पर बल देता है। प्रौढ़ावस्था में होने वाला द्वितीयक सामाजिकरण मूल्यों एवं स्वयं के विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पूर्वाभ्यासी या प्रत्याशी सामाजिकरण यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका का निष्पादन इस आशा से करता है कि किसी दिन उसे भी इसी प्रकार की भूमिका निभानी है। आपने कभी छोटे बच्चों को टीचर, सिपाही, डॉक्टर, सैनिक, पुलिसकर्मी की नकल करते या नकल कर वैसा अभिनय करते हुए देखा होगा। यही पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण ही है। पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह एवं संदर्भ व्यक्ति से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह के व्यक्तियों जैसे भूमिका निभाना पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विस्तृत एवं संकीर्ण सामाजिकरण, ब्रॉड एंड नैरो सोशलाइजेशन। अर्नट महोदय ने सामाजिकरण के दो स्वरूपों विस्तृत यानी कि ब्रॉड एवं संकीर्ण सामाजिकरण यानी कि नैरो सोशलाइजेशन का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोग समाजशास्त्र में बहुत कम हुआ है। विस्तृत सामाजिकरण का उद्देश्य स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है, व्यक्तिवाद एवं स्व अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना है। इसको विस्तृत सामाजिकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका परिणाम प्रतिक्रियाओं की विस्तृत श्रेणी में या इसके प्रतिफलित होता है। विस्तृत सामाजिकरण के विपरीत संकीर्ण सामाजिकरण का उद्देश्य आज्ञाकारिता एवं अनुपालन का विकास करना है। इसे संकीर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रतिक्रियाएं संकीर्ण श्रेणी की होती हैं। तो ये पुनर्सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन यानी कि जो कभी कभी व्यक्ति के सम्मुख ऐसी सामाजिक एवं व्यवसायिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि उसे अपने पहले से सीखे हुए उन्मुखीकरणों को भुलाकर नवीन उन्मुखीकरणों को सीखना पड़ता है। पुनर्सामाजिकरण कहा जाता है। प्रौढ़ सामाजिकरण, ये जब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है जब व्यक्ति समझदार होता है और अपने विचार जो है दूसरों के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, तो ये प्रौढ़ सामाजिकरण कहा जाता है। रीसोशलाइजेशन के लिए स्टेफर एवं लाम ने अपने शब्दों में जो डेफिनेशन दी है उसे ठीक से देख लेना चाहिए। जीवन में संक्रमण के एक भाग के रूप में पुनर्सामाजिकरण का अभिप्राय पुराने व्यवहार प्रतिमानों को त्याग कर नवीन प्रतिमानों को स्वीकार करना। ये प्रक्रिया मानवीय चक्र या मानवीय जीवन चक्र के निरंतर बनी रहती है। Resocialization refers to the process of discarding former behavior patterns and accepting new ones as a part of a transition in one's life. This occurs throughout the human life cycle. नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक एवं द्वितीयक सामाजिकरण के रूप में बताया गया है तथा जो नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत एवं संकीर्ण सामाजिकरण के रूप में बताया गया है। विस्तृत सामाजिकरण, मुख्य रूप से विस्तृत सामाजिकरण का उद्देश्य स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता है और संकीर्ण सामाजिकरण का उद्देश्य आज्ञाकारिता तथा अनुपालन का विकास करना है।
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि एक शिशु का मस्तिष्क इतना कोमल होता है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। विभिन्न समाजों में शिशु विभिन्न प्रकार की बातें सीखता है तथा ये कार्य परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल एवं अनेक द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। बच्चे द्वारा सीखने की अवस्था को पियाजे नामक साइकोलॉजिस्ट ने 6 भागों में बांटा है। इस जो प्रथम अवस्था में बालक माँ के पास रहता है और एक सनसनी महसूस करता रहता है। कहने का तात्पर्य ये उस समय में एक कोमल अवस्था में होता है और ज्यादा कुछ नहीं जानता है। उसमें ना तो कोई सामाजिक गुण होता है और ना ही समाज विरोधी कोई गुण उसमें होता है। इस प्रकार तो वह कुछ प्राणिशास्त्रीय गुणों वाला एक जीवित प्राणी होता है। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह बालक ये नहीं जानता कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है और समाज उससे क्या अपेक्षा करता है, किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इनकी क्षमता यानी कि उसके अंदर शक्ति होती है ग्रहण करने की। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को आत्मसात करता है। सीखने की ये क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है, जैसे मानव में भाषा के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है, जो कि समाज के संपर्क से ही व्यवहारिक रूप धारण करती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि वह अपना सामाजिकरण बहुत अच्छी प्रकार से करता चला जाता है और जीवन की प्रत्येक भूमिका को एक स्पेशल तरीके से जो है निभाना चाहता है। इसी में रहकर व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, यानी कि उसकी एक पहचान बनती है, क्योंकि उसमें पहचान की भावना विकसित हो जाती है। इसी कारण से वह ऐसे कार्य करता है कि समाज में उसकी अच्छी पहचान बन जाए। स्वयं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ जो है इसी से सामाजिकरण के द्वारा होता है। सामाजिकरण का जो है एक पहलू है स्वयं का विकास। अगर व्यक्ति स्वयं का विकास नहीं करेगा तो उसकी पहचान बेकार हो जाएगी। इससे अपनेपन के भाव का उदय होता है और स्वयं का विकास बहुत अच्छी प्रकार से होता है। बिना दूसरों के संपर्क में आए उसे आत्मचेतना का बोध नहीं हो सकता और ना ही स्वयं का विकास कर सकता है। सामाजिक विकास भी इसी से होता है। समाज के योग्य बनना सामाजिक बनना है, क्योंकि जब तक सामाजिकरण नहीं होगा तो सामाजिक विकास किस प्रकार से हो सकता है। और इससे ही वह अनुशासिक शिक्षा प्राप्त करता है। किसी सामाजिकरण से ही व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व अनुशासन का होता है और व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रोहात्मक होता है। सामाजिकरण से प्राप्त अनुकूलन के पश्चात उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का उदय हो जाता है और वह समाज में सम्मान और जीवन में प्रगति की उपलब्धि करता है। तथा आकांक्षाओं की पूर्ति भी सामाजिकरण के द्वारा ही होती है, क्योंकि व्यक्ति जब सामाजिकरण में अच्छी भूमिका निभाता है, यानी कि समाज में अच्छी भूमिका निभाता है, तो उसकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जैसे कि कुछ बनने की हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तो सारी आवश्यकताएं भी समाज में रहकर ही पूरी कर सकता है। इससे लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि सामाजिक नियंत्रण भी बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही रूप है। ये ऐसी सीख है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है। अन्य बातें वह स्वेच्छा से सीखता है और अपने अंदर सन्निहित करता है। इनसे उसका सामान्य व्यवहार निर्धारित होता है, किंतु नियंत्रण व्यक्ति को बलात् सीखना पड़ता है, भले ही वह उसकी इच्छा के अनुरूप ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।